अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम and अस्सलाम वालेकुम everyone. I welcome you all to this webinar held for you guys specifically. आप सबको आइडिया होगा कि अनकरीब जो CFAP के सिलेबस में नई चेंजेस आई हैं, these can be quite challenging to grasp और obviously इनके क्रक्स को और मूड पॉइंट को समझने के लिए we need people who are experienced in both teaching these subjects and practically have a good experience in them as well. तो for that purpose, BAC has specifically arranged this webinar for you all. तो शुरू में पहले अपने बिल्कुल मुख्तसर से तारुफ के साथ करवाऊंगा और उसके बाद I'll move towards the panelists. अब my name is Mohib Abbas Ali. मैं एक chartered accountant हूँ and currently I am employed as an assistant manager in AF Ferguson and Co. उसके अलावा I also have the privilege of teaching accountancy in PAC as an adjunct faculty member. अब आते हैं अपने पैनलिस्ट के तारुफ पर और they are not alien to any one of you. माशाल्लाह कैंपस में भी आप इनको देखते ही हैं और आईकैप के भी जो इवेंट्स हैं इनमें देखते ही हैं आप इन सबको. तो स्टार्टिंग ऑफ वी हैव मिस्टर आसिम नज़ीर चौधरी. सर आसिम इज अ पार्टनर इन नज़ीर चौधरी एंड को एंड ही हैज़ अ क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 16 years विद हिमसेल्फ एज एन ऑडिट पार्टनर. और सर यहाँ ऑडिट पढ़ाते हैं, पहले कैफ लेवल को भी और फिर अब सीफैप लेवल को भी पढ़ाते हैं सर. और उसके अलावा ही इज़ वन ऑफ द फ्यू इंडिविजुअल्स दैट आई हैव ऑलवेज लुक अप टू and I still look up to as a matter of fact in this profession. So, welcome, sir. Thank you for joining us today. Thank you very much, Mohib. Thank you for the generous introduction. Indeed, sir. Words cannot do justice to how much I respect and admire you, sir. Jazakallah. चलें, up next we have सर नासिर अब्बास. सर नासिर अब्बास भी एक अकाउंटिंग और BFT पढ़ाते हैं. सर का भी बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है और सर के बारे में जो मैं एक बात करना चाहूँगा कि वो अकाउंटिंग और BFT को सिर्फ एज अ सब्जेक्ट नहीं बल्कि एज अ डिसिप्लिन समझते हैं. तो नॉर्मली मोस्ट पीपल आर प्रोफेशनल्स एंड ऑब्वियसली बीइंग अ प्रोफेशनल आप किसी सब्जेक्ट को एक बड़े प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, लेकिन सर नासिर की स्पेशलिटी और आप सब इस बात से वाउच भी करेंगे ये है कि सर सब्जेक्ट के पीछे के रैशनल और एकेडमिकल पॉइंट को भी बड़ा अच्छे तरीके से टैकल करते होते हैं. तो अस्सलाम वालेकुम सर नासिर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे. वालेकुम अस्सलाम। आपने ज़्यादा तारीफ कर दी, ये तो मुझे भी नहीं पता था मेरे बारे में। नहीं नहीं सर, मैं शागिर्द तो आपका मैं हूं ना सर, मैंने जिन नज़रों से आपको देखे आपने थोड़ी देखा है. चले, बहुत शुक्रिया जी। चलें, अप नेक्स्ट वी हैव सर मिर्ज़ा अली हसन. सर मिर्ज़ा अली हसन भी CFAP 1 और CFAP 4 BFT की फैकल्टी में हैं और सर मिर्ज़ा मेरे भी अकाउंटिंग के सर रह चुके हैं और सर का रोल और किरदार मेरे एकेडमिक जर्नी में बड़ा अहम रहा है. ही वॉज मोर ऑफ एन एकेडमिक मेंटोर टू मी देन अ स्पेसिफिक टीचर. सर से मैंने अपने आर्टिकल्स के दौरान जो कभी मिसाइल आए मुझे प्रैक्टिकल लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो मसला आया, और अगर कभी आगे जाके आप देखोगे कि क्लाइंट्स के ऊपर ना अक्सर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स में बड़े मसले आ जाते हैं, तो मेरे लिए AFR या IFRS की किताब बाद में आती थी, पहले सर मिर्ज़ा अली हसन का नंबर आया करता था. तो सर मिर्ज़ा, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. वेलकम टू द वेबिनार. Thank you, Mike. Nice to see you. Thank you. लाइकवाइज सर, थैंक यू. सर मिर्ज़ा, सर नासिर और बाकी मुहतरम असातिज़ा से दरख्वास्त है अगर वो अपना वीडियो कैमरा ऑन कर लें तो इट वुड बी मच गुड फॉर एवरीवन हियर. देख के आपको पता है वैसे ही हम सबको सुकून मिलता है अपने टीचर असातिज़ा को. थैंक यू सर. Up next, we have Sir Jamshed Akhtar. Sir Jamshed Akhtar is currently employed in the capacity of Chief Internal Auditor at SC College University. Sir Jamshed का teaching experience spans to both audit and MSA1 as well. तो मुझे मेरा सर जमशेद के साथ जो एक इंटरेक्शन रहा है वो ये था कि मैं कैफ में जब मैंने अपनी तैयारी की थी तो मेरा मॉक बनाया था सर जमशेद ने, और उस वक्त एक बहुत अजीब सी अफवाह फैली हुई थी कि एग्जामिनर बड़ी बुकिश टेस्टिंग करता है. तो जब सर जमशेद का मैंने मॉक देखा तो मुझे एहसास हुआ कि नहीं, एग्जामिनर बिल्कुल बुकिश टेस्टिंग नहीं करता और सर का जो स्किल सेट है ऑब्वियसली एक बुकिश चीज़ को प्रैक्टिकली ला के क्वेश्चन करना ना कि सिर्फ आपको ये आपकी तैयारी में हेल्प कर सकेगा बट दिस विल आल्सो हेल्प यू इन योर प्रैक्टिकल लाइफ इन ऑडिटिंग अप अहेड. अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू द वेबिनार. Walaikum salam and thank you for the introduction and assalamu alaikum everyone, especially my teachers. सब लोग ही मेरे टीचर हैं यहाँ पे. Thank you so much. Up next we have सर फहद नईम. सर फहद नईम हमारी कॉर्पोरेट लॉ CFAP 2 की फैकल्टी मेंबर हैं और perhaps इस वक्त CFAP लेवल के अंदर he is one of the biggest names when it comes to teaching law. और सर is currently the chief financial officer of Alliance Sugar Mills. और in addition to being very good at what he does, सर फहद का जो
एक मैं वैसे आई डिड नॉट हैव द प्रिविलेज ऑफ लर्निंग डायरेक्टली फ्रॉम सर फहद, लेकिन आई वाज लकी इनफ टू मीट हिम अ फ्यू डेज आफ्टर माय मॉक। तो सर ने मुझे बताया कि कोई मेरा अगर सवाल कभी हो तो मैं उनसे पूछ सकता हूँ, और जो मैंने सवाल पूछे मुझे आमतौर पे मेरे सवालों से ज़्यादा ही जवाबात मिला करते थे। और मैं इन एडिशन टू व्हाट आई एम करेंटली स्टडीइंग, आई हैव स्टडीड एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरा जो लॉ के लिए एक लव डेवलप हुआ है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा स्पॉन्सरशिप सर फहद नईम की भी थी। तो अस्सलाम वालेकुम सर, एंड वेलकम टू द वेबिनार। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया जी, बड़ा अच्छा तारुफ कराया आपने। इतने खुश सब्जेक्ट के लिए लोगों को इस सब्जेक्ट की तरफ लेके आना, वो आपने काफी अच्छे अल्फाज में बताया जी। सर आई तो वाज वेरी अस्सलाम लकी वालेकुम टू टू मीट यू एवरीवन डायरेक्टली सर। एंड टू ऑल माय टीचर्स, थैंक यू। थैंक यू। और हमारे पास अप नेक्स्ट वी हैव सर बिलाल अजहर। सर बिलाल अजहर ने मुझे कैफ लेवल में भी और फाइनल लेवल में भी टैक्स पढ़ाया था। और मेरा जो ट्रांजिशन टुवर्ड्स टैक्स एंड लीगल सर्विसेज है, इसके पीछे दो लोगों का बहुत बड़ा किरदार है, उनमें से एक सर बिलाल भी हैं। तो मेरा आई रिमेंबर आई ऑलवेज हैड अ वेरी टफ रिलेशनशिप विद टैक्स। बाकी अकाउंटिंग भी ए लेवल्स में पहले पढ़ा ही होता है, लॉ भी मैंने ए लेवल्स में पढ़ा था, तो आई हैड नॉर्मल आइडिया कि भाई यहाँ आके उसमें क्या होता है। लेकिन टैक्स एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ दुनिया थी। मुझे तो शुरू में ये भी नहीं समझ आई थी भाई कि ये एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, ये एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, ब्लेंड है उसका। एक टैक्स के बारे में यही कहा जाता है कि एक इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है जो लॉ के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन रेगुलेट ये करता है टैक्सेशन को, और समझ अकाउंटेंट्स को आता है। तो इतना डाइवर्स सब्जेक्ट, इस पूरे इस खिचड़ी को आसान करके किसी कैफ लेवल स्टूडेंट को समझाना इस लेवल तक के आगे जाके वो टैक्स के अंदर ही अपना करियर बनाए, दिस इज नॉट अ वेरी इजी थिंग। और इसके अंदर कंप्लीटली आई वुड से कि सर बिलाल हैड अ ह्यूज रोल। तो आई डोंट नो इफ सर बिलाल हैज जॉइंड अस येट, लेकिन फॉर व्हाट इट्स वर्थ सर बिलाल विल बी द सिक्स्थ पैनलिस्ट इन टुडेज webinar. तो अस्सलाम वालेकुम सर, आर यू विद अस? मेरा ख्याल है अभी सर बिलाल ने ज्वाइन करना है। अच्छा जी, बिफोर वी प्रोसीड विद दिस सेशन ऑफिशियली, मैं पहले चाहूंगा कि मैं एक बात थोड़ी सी क्लियर कर दूं कि स्टार्टिंग ऑफ मुहिब, हम हम सी एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ आपसे? सॉरी टू इंटरप्ट। श्योर सर। आपने टेक्स्ट के लिए दो लोगों का जिक्र किया, उसमें एक नाम तो ले दिया, जी दूसरा सर। नाम रह गया। तो दूसरा नाम है आसिम Okay. जुल्फिकार साहब, वो भी फॉर्मर फैकल्टी मेंबर ही थे पैक के, यस। और वो मेरी फर्म में हेड भी हैं। तो उनका जो लहजा है चलने फिरने का, बात करने का, उनको देख के लगता है यार कि जो इस बंदे ने किया मैंने वही करना है। तो यस। मैं इसलिए टैक्स में आई डाइवर्सिफाइड बिकॉज ऑफ सर हिमसेल्फ। वो अगर इसकी जगह इंजीनियर होते मैं शायद इंजीनियर बन जाता सर। थैंक यू, थैंक यू फॉर नेमिंग सच अ ग्रेट नेम जी। यस सर। तो खैर, अच्छा, कमिंग बैक टू द पॉइंट, देखें जो सी फैप में चेंजेस आए हैं फॉर दिस अटेम्प्ट, अब इनको मैं लार्जली दो पॉइंट्स में ब्रेक कर सकता हूँ। एक जो वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, जो फॉर एग्जांपल सी फैप 1 से सी फैप 6 के पेपर्स को डील कर रहा होगा, और उसके अलावा जो स्कीम के साथ जनरली इंटरैक्ट करते हैं। मतलब सब्जेक्ट के ऊपर कोई इतना इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन स्कीम फॉर एग्जांपल कौन सा पेपर किस में कन्वर्ट हो गया, अगर कोई टाइमिंग्स में डिफरेंट आए, आर्टिकलशिप पीरियड्स, एंड स्पेशली कंसर्निंग, आई एम श्योर आप सबका सवाल ये भी होगा कि किस मेथड ऑफ आर्टिकल्स को अडॉप्ट करना चाहिए। तो ये वाला विल लार्जली बी फोकस टुवर्ड्स द फर्स्ट सेशन, जहां हम पर्टिकुलरली सब्जेक्ट्स की बात करे होंगे। जो सी फैप इन इट सेल्फ सी ए के चेंजेस हैं, द ग्रैंडर स्कीम ऑफ थिंग्स, उसके ऊपर वी हैव अरेंज फॉर अनदर सेशन विच विल बी हेल्ड वेरी सून। एडकॉम के एक बड़े एस्टीम्ड एंड सेलिब्रेटेड मेंबर के साथ होगा वो। तो वो सारे क्वेश्चंस हम लोग उसके लिए रिजर्व कर लेंगे। तो आई होप आई हैव briefly introduced everybody and I've made the objective of the session clear. So with that being said, so let's proceed towards the commencement of the official content. Right. सर स्टार्टिंग ऑफ मैं पहले सी फैप 1 के ऊपर बात करना चाहूँगा, अकाउंटिंग के ऊपर। सर अकाउंटिंग इज सिनोनिमस विद सर मिर्जा अली हसन इन दिस रिगार्ड्स। सर देखें, अकाउंटिंग इज ऑफन क्रेडिटेड एज बीइंग वन ऑफ दोज सब्जेक्ट्स व्हिच इज ऑन द लॉन्गर साइड ऑफ सी फैप। मतलब आप जहाँ बाकी सब्जेक्ट्स को कंफर्ट के साथ 6 मंथ प्रिपेयर कर सकते हैं, अकाउंटिंग के अंदर आमतौर पर ये एडवाइस किया जाता है कि सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के 6 महीने अलग और उसकी प्रैक्टिस करने के लिए 2-3 महीने अलग देने चाहिए, जिस वजह से शुरू के अंदर हम अकाउंटिंग को ही रेकमेंड कर रहे होते हैं। तो सर देखें, अकाउंटिंग में जो चेंजेस आए हैं थ्रू दिस न्यू स्कीम, जो स्टूडेंट्स विंटर 2025 वाले सेशन में तैयारी कर रहे हैं लेकिन दे प्लान ऑन गिविंग दिस पेपर समर 2026 के अंदर,
तो उनके लिए कोई खास डूज एंड डोंट्स या कोई स्पेसिफिक चेंजेस ग्रेड वाइज या सिलेबस वाइज जो आए हो जिन पर आप कमेंट करना चाहें? ओवर टू यू सर। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, फीफा 1 की जो आपने बात की है, अ, ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन रहा है, कुछ स्टूडेंट्स को भी ऑब्वियसली आंसर किया है, और आज ये सेशन करने का ऑब्जेक्टिव भी ये है कि सबको हम थोड़ा सा गाइड कर सकें, बता सकें। फीफा 1 में एक तो उसका नाम बस एक जो बदल रहा है, अभी एडवांस अकाउंटिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, और जो नई स्कीम है जो कि अभी अप्रूव होनी है आज की डेट में, आज हम 23 जुलाई 2025 पे बात कर रहे हैं। अभी तक तो CFAP की स्कीम अप्रूव नहीं हुई, जो नई स्कीम है ये भी अप्रूव नहीं हुई, और नई स्कीम में एडवांस कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग नाम हो गया इसका, एडवांस अकाउंटिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का। दूसरी बात, पूरे सिलेबस में चूंकि ICAP ने नया सिलेबस अवेलेबल कर दिया है, जो जितने भी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो CA की कोचिंग कर रहे हैं उनको, तो उसमें सिर्फ 3 जगह पे चेंजेस आई हैं, और द गुड थिंग इज दैट कि सिर्फ एडिशन हुआ है। सिलेबस में चेंज कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था कि जब कुछ डिलीशन हो रहा था, कुछ एडिशन हो रहा था, कुछ चेंजेस ज़्यादा आ रही होती, तो बड़ा सिंपल सा चेंज आया है, और 3 चीज़ें ऐड हुई हैं पूरे सिलेबस में। एक, मनी मार्केट से रिलेटेड एक टॉपिक है जो कि लेवल 1 का टॉपिक है, टेस्टिंग लेवल 1 है, और प्रोफेंशियल लेवल 1 है, वो समझ लें आप, टेस्टिंग लेवल 1 ऐड हुआ है, जो कि मेरे अंडरस्टैंडिंग के एतबार से शायद थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड वाले एरिया में ही होगा, और शायद डिस्कशन बेस्ड या अंडरस्टैंडिंग बेस्ड इस पर क्वेश्चनिंग आ सकेगी। दूसरा जो एडिशन हुआ है वो हुआ है रेशो का इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये एक दौर में पहले भी CFA 1 में हुआ करता था। आसिम साहब हैं, सीनियर है हमारे, आसिम साहब को भी पता है, पहले भी ये टॉपिक था रेशो का, मतलब मैंने खुद अपने दौर में जब कोई पढ़ा था तभी मेरे टाइम पे भी सिलेबस में था, फिर खत्म कर दिया, अब दोबारा इसकी वापसी हो रही है, और ये भी एक सिलेबस में एडिशन होगा। जस्ट टू ऐड, ये टॉपिक ऑलरेडी कुछ हद तक ज़ाहिर इसकी एग्जामिनेशन फाइनल लेवल की होगी, लेकिन ये टॉपिक पहले भी स्टूडेंट्स ऑलरेडी FR 1 में पढ़ चुके हैं। अभी रिसेंट जो सिलेबस चल रहा है इसमें FR 1 में, अभी जो बच्चे आगे प्रोग्रेस कर रहे होंगे और उनको नई स्कीम में अगर ये मिलेगा तो उन्होंने पहले पढ़ा होगा ये टॉपिक। तीसरी चीज़ जो ऐड हो रही है सिलेबस में, वो है 4th and 5th स्केड्यूल, जो हमारा कंपनी लेग का है। ये 4th और 5th स्केड्यूल भी ऑलरेडी स्टूडेंट्स ने FY 2 में पढ़ा हुआ है, और ये भी जब स्टूडेंट्स आएंगे और नई स्कीम उनके अगर सामने आ जाती है और इस पेपर के नाम से आ जाती है, तो ये वाला जो टॉपिक है ये भी हमने पढ़ा होगा। तो अगर हम एग्जिस्टिंग बात करें तो 3 टॉपिक्स बस ऐड हो रहे हैं, सिंपल। एक 4th स्केड्यूल, वो IS 24 के साथ इंटीग्रेट होगा, ये बिल्कुल होना चाहिए था पहले भी। एक थोड़ी सी डिस्पैरिटी थी कि IS 24 हम CFA 1 में पढ़ते हैं, 4th स्केड्यूल हम FA 2 में पढ़ते हैं। FA 4th स्केड्यूल में कई जगह पे रिलेटेड पार्टी का जिक्र होता है, लेकिन वो CFA 1 में था, CFA 1 में जब जिक्र होता था तो 4th स्केड्यूल FA 2 में था। तो इट इज गुड चेंज कि उसके साथ इसको अलाइन कर दिया गया। तो ये 3 सिंपल से चेंजेस हैं, और इसमें से मैं अगर एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स की बात करूं तो उन्होंने इसमें से अगर हम बात करें तो 2 टॉपिक्स ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, एक 4th स्केड्यूल और एक रेशियो का, और मनी मार्केट विल बी न्यू टॉपिक, लेकिन वो भी मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि कुछ डिस्कशन बेस चल रहा हो। तो सिलेबस में एज ऑफ कोई इतना बड़ा चेंज नहीं है। ये जो 3 नाम भी मैंने लिए हैं, ये भी सिलेबस से अगर मैं कंपेयर करूँ तो बहुत बहुत इमटेरियल चेंज है। अगर हम CFA 1 एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कह लें, या नया नाम हम एडवांस कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग कह लें, जो भी नाम ले लें, सिलेबस में बस ये 3 चीजें ऐड हो रही हैं, एंड इट विल बी वेरी इजी। अभी भी जो बच्चे हैं जो कि अभी चूंकि टाइम तकरीबन साल बाद बनती है या 1.5 साल में बनती है अभी पुरानी स्कीम के मुताबिक, तो बच्चों के लिए इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर नई स्कीम जब इम्प्लीमेंट होती है तो उसमें इस सब्जेक्ट में कोई इतना चेंज नहीं है। ये बस 3 चीजें हैं जो कि सिलेबस में ऐड हो रही हैं, बाकी एज इट इज है, और ये नई 3 चीजें ऐड हो रही हैं। जी Right, sir. Thank you for your words.
अच्छा सर, अगर मैं आपकी इस पॉइंट ऑफ व्यू में एक बात ऐड करना चाहूँ, आई हैव नोटिस्ड ओवर द लास्ट फ्यू अटेम्प्ट्स एग्जामिनर की अप्रोच स्पेसिफिकली टुवर्ड्स बीएफटी एंड अकाउंटेंसी, जो ट्रेडिशनली बड़े न्यूमेरिकल सेंट्रिक सब्जेक्ट समझे जाते हैं, वो थोड़ा इनके ना थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे भी फोकस करना चाह रहा है। जैसे अगर पहले आज से 3 साल पहले वो कहता था कि मुझे जर्नल एंट्री बताओ, अब वो कहता है कि उसी जर्नल एंट्री के साथ कमेंट ऑन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, एम्फोसिस ऑन द वर्ड कमेंट। तो सर ओवरऑल आई थिंक फ्रॉम व्हाट आई परसीव इट टू बी, क्योंकि एग्जामिनर का ओवरऑल फोकस अकाउंटिंग की डबल एंट्री की निस्बत अकाउंटिंग इन इटसेल्फ को समझने के टुवर्ड्स जा रहा है, तो उस पर्पस के लिए जो मनी मार्केट्स और इन स्पेसिफिक रेशियोज वाला एडिशन है, आई थिंक ये उसी को ओवरऑल इन द ग्रैंडर स्कीम ऑफ थिंग्स कनेक्ट करने के लिए एडिशन कर रहा है। इज दैट द केस सर? इसमें थोड़ा सा ये कनेक्ट भी है। अभी सीसा 1 में तो जैसे आपने बीएफडी को मेंशन किया, बीएफडी में तो जरा मैं अभी इस पे इतना कमेंट नहीं कर रहा अभी, क्योंकि सीसा 1 की आपने बात शुरू की थी, जो एडवांस काउंटिंग है। एडवांस काउंटिंग इतना ज्यादा नहीं है, बट स्टिल फाइनल लेवल पे स्टूडेंट शुड बी एबल टू कमेंट ऑन दीज थिंग्स एज वेल। मुझे लगता है कि ये जो 2-3 टॉपिक ऐड हुए हैं, जिसमें थोड़ा सा रेशियो है, जो कि कैलकुलेशन भी इसमें होंगी शायद कुछ, लेकिन ज़्यादा कुछ कमेंटिंग और एनालाइज भी करना होगा। मुझे लगता है कि इसकी एक रीजन जो है वो आईकैप का सॉफ्टवेयर भी है, क्योंकि आप पेपर आईकैप लेके जाना चाह रहे हैं सॉफ्टवेयर बेस्ड, तो सॉफ्टवेयर बेस्ड में ज़रा कुछ चीज़ें आपने लिखनी भी, टाइप भी करनी होंगी, कुछ कैलकुलेशन भी होंगी, थोड़ा सा मुझे लगता है कि उसका इम्पैक्ट भी है ये जो 2-3 हिस्सा से चेंज आई, तो सॉफ्टवेयर को भी हमें थोड़ा सा नजर में रखना चाहिए। राइट सर, अंडरस्टूड। अगर किसी का amongst the participants if anybody has a specific question towards accountancy, तो आई वुड नाउ रिक्वेस्ट हिम टू काइंडली आस्क इट। नोमान, मैंने आपका भी क्वेश्चन देखा है विंटर 2025 में, दीज आर नॉट एप्लीकेबल, दीज आर नॉट एप्लीकेबल। और एज फार एज एनी अदर क्वेश्चन इज कंसर्न्ड, किसी और का कोई सवाल है इन रिस्पेक्ट टू अकाउंटिंग? सर मिर्जा से, आई बिलीव सो नो। तो थैंक यू सो मच सर, वेरी यूजफुल वर्ड्स। व्हाट इज़ द करंट स्टेटस ऑफ द स्कीम? अच्छा, मुझे आपका पूरा नाम नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ फर्स्ट नेम ही नज़र आ रहा आपका, मोहम्मद। तो मोहम्मद, so far as Sir Mirza has commented, as of 23rd July there has been no official approval of it, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अनकरीब विद इन अ फ्यू वीक्स इसका अप्रूवल हो जाएगा। और रिस्पेक्टफुली आई डू बिलीव कि इसका अप्रूवल इज ऑल्सो नेसेसरी, क्योंकि नेचुरली ही वी ऑल आर मूविंग टुवर्ड्स अ मोर concentric approach for all subjects. तो within the near future, yes, लेकिन so far I don't believe that to be the case. और विंटर 26 स्टूडेंट्स के अगर पढ़ने एडिशनल लेक्चर्स अवेलेबल होंगे, ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक, ओफ वाओ सो मेनी क्वेश्चंस, मैं आई विल टेक सम व्हाइल, या आई विल फ्लैग दीज एंड आई विल आंसर देम वंस द सेशन इज टुवर्ड्स द कंक्लूजन। मैंने आप सबके क्वेश्चंस नोट कर लिए हैं और आई विल मूव ऑन टुवर्ड्स देम वंस वी रीच द एंड ऑफ द सेशन। ठीक है सर, एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू ऐड? मैं नेक्स्ट पैनलिस्ट के टुवर्ड्स मूव करूं फिर? नहीं जी, ठीक है जी, मैंने बस ये जो मेनली तो सिलेबस में चेंज आया था वही बता रहा था। Right, sir. Thank you so much for your time. Up next, I have a question for Sir Asim Nazeer. Sir Asim, मेरा ऑडिट के साथ ना बड़ा लव हेट रिलेशनशिप रहा है, और वो इसलिए रहा है क्योंकि मैं जितना ऑडिट को लेके कॉन्फिडेंट था ना कि भाई ऑडिट में तो पास है, ऑडिट वाज द फर्स्ट पेपर आई ट्रैजिकली फ्लंक्ड इन माय इंटायर क्वालिफिकेशन। और उसके पीछे लार्जली एक, मैं कह सकता हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस भी था, और दूसरा स्लाइट अनप्रिडिक्टेबिलिटी भी थी, बिकॉज एग्जामिनर ना अब थोड़ा सा, जिन लोगों को अकाउंटिंग की समझ नहीं आती, आई बिलीव वो नेचुरली ही ना एक डिसएडवांटेज पे होंगे ऑडिट का पेपर सॉल्व करने के लिए। बिकॉज अब एक रिपोर्टिंग का क्वेश्चन जो आता है, उसमें अनलेस वी कैन नॉट अंडरस्टैंड अकाउंटिंग, हम नहीं क्वान्टिफाई कर सकते हमें स्टेटमेंट कैसी है। तो विद दिस रिगार्ड सर, मेरा अभी तो क्वेश्चन ये है कि कोई सिलेबस में चेंजेस आए हैं? सिर्फ सिलेबस के चेंजेस के हवाले से मेरा क्वेश्चन है आपसे सर। थैंक यू सर। अच्छा, मुहिब, आपका बैकग्राउंड बहुत ज़बरदस्त है। आप कहाँ पे बैठे हुए हैं? सर मैं इस वक्त बैठा तो बैग के नीचे स्टूडियो में ही हूँ, लेकिन ओके। बैकग्राउंड सर, मैंने कहा जो आगे फोकस करने वाली चीज़ इतनी खूबसूरत नहीं है, तो पीछे तो मैं कुछ कॉम्पनसेट करने के लिए लगा ही दूँ। नहीं, एक्चुअली दोनों कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक दूसरे को जी, थैंक यू माशाल्लाह। सो मच सर, थैंक यू। अच्छा, चलें, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, थैंक यू वेरी मच जी, और फॉर प्रोवाइडिंग अस दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद ऑल द पार्टिसिपेंट्स। और बहुत अच्छी पार्टिसिपेशन है आज, आई एम सो हैप्पी एंड ग्लैड टू सी ऑल।
और बहुत सारे नाम इसमें फेमिलियर भी हैं, दे हैव बीन आवर स्टूडेंट्स इन द पास्ट, और इंशाल्लाह फाइनल लेवल के ऊपर भी वो स्टूडेंट्स हैं हमारे। तो एज फार एज योर क्वेश्चन इज कंसर्न कि एवरीबडी कैन हेयर मी लाउड एंड क्लियर जी, फर्स्ट ऑफ ऑल? जी क्लियर है। ओके, थैंक यू। सो सिलेबस में चेंजेस अभी मिर्ज़ा साहब ने बताया, रिपोर्टिंग में कोई 3 चेंजेस हैं। तो अगर मैं ऑडिट के पेपर की स्पेसिफिकली बात करूं चेंजेस की, तो मेन चेंज, बिगेस्ट चेंज सब्जेक्ट के नाम में है। इट यूज टू बी ऑडिट अश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज, यूज टू बी नहीं बल्कि अभी विंटर 25 तक भी, और होपफुली समर 26 में जब गवर्नमेंट नोटिफाई कर देगी एजुकेशन स्कीम। अभी कोई क्वेश्चन भी पूछ रहा था इसका स्टेटस क्या है, तो इस न्यू एजुकेशन स्कीम का स्टेटस ये है कि काउंसिल ने तो अप्रूव कर दी है, बट ऑब्वियसली हमारा जो भी सिस्टम है गवर्नेंस का, वो गवर्नमेंट उसको नोटिफाई करती है। इट्स एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है आईकैप का। सो जो भी उसके अंदर चेंजेस होंगी और बायलॉज में चेंज होगी, इट इज़ टू बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। सो उसका बस वेट है, और वो जिस तरह आपने अभी कहा कि ना मैटर ऑफ वीक्स में भी होने को, कल भी हो जाए, मे भी कुछ दिन लग जाए, बट इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। सो होपफुली जो हमारी समर 26 की अटेम्प्ट होगी वो न्यू एजुकेशन स्कीम में होगी। सो न्यू एजुकेशन स्कीम में CFEP 6 के हवाले से सब्जेक्ट एक तो नाम चेंज हो गया, ऑडिट अश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज की जगह उन्होंने ऑडिट अश्योरेंस तो सेम रखा और रिलेटेड सर्विसेज की जगह नाम में एंड डेटा ऐड कर दिया है। अच्छा, अभी मैं इसकी सिग्निफिकेंस पे बात करूंगा। दूसरी चेंज जो मेजर चेंज है वो है हमारे ग्रेड्स में। पहले CFEP 6 में, इवन विंटर जो 25 के अटेम्प्ट है, इसमें भी देयर आर 5 ग्रेड्स, और न्यू एजुकेशन स्कीम में एक उन्होंने एक सिमेट्री रन की है थ्रू आउट ऑल द CFEP पेपर्स के। देयर विल बी 4 ग्रेड्स, मैक्सिमम 4 ग्रेड्स इन ईच पेपर। सो फिर ये 5 ग्रेड्स को मर्ज करके 4 किया, और जो लोग थोड़ा बहुत CFEP 6 से वाकिफ़ हैं, उन्हें आइडिया होगा कि जो फर्स्ट 3 ग्रेड्स हैं CFEP 6 के, वो आइजाज से रिलेट कर रहे हैं। तो उन 3 ग्रेड्स को जो आइजाज वाले हैं मर्ज करके 2 ग्रेड्स बना दिए हैं। उसमें जो थर्ड ग्रेड था ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग का, जो आइजा 700 सीरीज़ है, वो तो एज इट इज़ रखा। तो जो पहले 2 ग्रेड थे जिसमें ऑडिट की प्लानिंग, परफॉर्मेंस, और एक स्पेसिफिक ग्रेड था रिस्क का, उनको मर्ज कर दिया उन्होंने। सो बस ये एक चेंज आया कि उन्होंने प्लानिंग, परफॉर्मेंस और रिस्क का एक ग्रेड कर दिया, कंक्लूजन रिपोर्टिंग वही है। उसके बाद नेक्स्ट ग्रेड स्पेशलाइज एरियाज, जिसमें स्पेशल ऑडिट्स हैं, अदर अश्योरेंस एंगेजमेंट्स हैं, और जो रिलेटेड सर्विसेज हैं, कॉम्पाइलेशन एंड एग्रीड अपॉन प्रोसीजर, वो सेम है। और लास्ट ग्रेड वही है, कोड ऑफ एथिक्स हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट है, और वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट वाला। तो सिलेबस और उसके नीचे अगर हम इन ग्रेड्स की डिटेल में जाते हैं, तो ट्रस्ट में कंटेंट्स में कोई भी चेंज नहीं है, लिटरली कोई चेंज नहीं है। कोई चीज़ नई ऐड नहीं हुई है, कोई चीज़ एज सच सब्ट्रैक्ट भी नहीं हुई है, तो इट्स ऑल सेम। अब मैं अपनी उस बात पे आता हूँ कि जो सब्जेक्ट का नाम चेंज हुआ ऑडिट अश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज से ऑडिट अश्योरेंस एंड डेटा, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि नाउ द मोर एम्फोसिस विल बी गिवन थ्रू आउट ऑल द ग्रेड्स ऑन डेटा। फॉर एग्जांपल रिस्क में स्पेसिफिकली उन्होंने थोड़ी डिटेल में देखें तो उन्होंने बात की कि साइबर रिस्क के स्पेसिफिक जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिस्क हैं वो, एंड डेटा एनालिटिक्स और ऑडिट के टूल्स जो हैं ऑडिट के अंदर जो हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक थ्रू आउट एक नए सिलेबस में उन्होंने थीम रन की है जो हर ग्रेड में फॉल करेगी कि डेटा एंड हाउ ऑडिटर इज गोइंग टू यूज दीज मॉडर्न टेक्निक्स इन द आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क, फिर उसके बाद डिज़ाइनिंग देयर प्रोसीजर्स और इवेलुएट करना सिचुएशन को, और ऑफ कोर्स जो भी रिपोर्ट में इम्पैक्ट है। सो डेटा विल बी रनिंग थ्रू द एंटायर सिलेबस। और क्वाइट इंटरेस्टिंगली ये अभी से ही फोकस होना शुरू हो गया। अगर आप लेटेस्ट अटेम्प्ट, ये समर या इससे पीछे देखें, तो अब अक्सर एक क्वेश्चन, और स्पेसिफिकली नहीं तो पूरा क्वेश्चन ही, तो उसका एक पार्ट ज़रूर आता है जिसमें कंप्यूटराइज इंटरनल कंट्रोल्स, कंप्यूटराइज ऑडिट टेस्ट की बात होती है, एवेल्युएट करवाया जाता है। तो वो प्रोसेस तो काफ़ी अरसे से स्टार्ट हुआ था, बट फॉर्मली उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया है। लेकिन एज फार एज कोई स्टैंडर्ड आ गया नया, कोई स्टैंडर्ड खत्म हो गया, कोई चेंज हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। सो नो मेन डिफरेंस। मैं आपकी एक बात को मैं स्पेशली एड्रेस करूंगा। आपने वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर किया कि रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स का ऑडिटिंग के पेपर में, देखें मैं अक्सर एक बात करता हूँ कि ओनली अ गुड अकाउंटेंट कैन बी अ गुड ऑडिटर। तो अगर कोई ऑडिटर ये कहे ना कि मैं ऑडिटर तो बहुत अच्छा हूँ, मुझे बहुत ज़बरदस्त आता है, बस एक छोटा सा एक प्रॉब्लम है मेरा, वो ये कि मेरी अकाउंटिंग वीक है, तो दैट मीन्स ही इज़ नॉट अ गुड अकाउंटेंट, क्यों नॉट ऑडिटर।
क्योंकि एक ऑडिटर ने करना क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर हमने सारे रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स की कंप्लायंस ही तो देखनी है, मे इट बी इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, मे इट बी इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्लोजर्स। सो अगर हमारी अकाउंटिंग वीक होगी तो हाउ कैन वी इवैल्यूएट अ सिचुएशन, हाउ वी कैन असेस अ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, और हम उसकी वेरिफिकेशन पे कैसे जा सकते हैं। सो येस, यू आर राइट। अब बहुत फोकस वो स्टैंडर्ड्स की रिपोर्टिंग की, बहुत सारी असर्शन जो हैं वो रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड से, आपको याद होगा 2 टाइम IFRS 15 के ऊपर उसका फोकस रहा, इम्पेयरमेंट के ऊपर रहा। तो ये बहुत ज़रूरी है और ये कोई नई डेवलपमेंट नहीं है। इट इज़ ऑलवेज बीन लाइक दैट कि यू हैव टू हैव अ गुड अकाउंटिंग बैकग्राउंड, तभी हम अच्छे ऑडिटर बन सकते हैं। तो अगर हम ऑडिटिंग को एक सिर्फ एक स्पेशल सब्जेक्ट बस ऑडिट के तौर पे पढ़ेंगे और हम भूल जाएंगे कि रिपोर्टिंग में क्या होता है, या हम उसको थोड़ा बहुत उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फ्रेश नहीं करेंगे, तो वी विल ऑलवेज स्ट्रगल टू राइट अ गुड क्वालिटी स्क्रिप्ट। हम जनरलाइज तो कर देंगे, बट स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर टेलर जो स्पेसिफिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए उनकी असर्शन, उनकी मिस स्टेटमेंट को, रिस्क को सामने रखे। सो येस, दैट इज अ स्ट्रगल विच मैनी कैंडिडेट फेस। और ये कोई बहुत अजीब सी बात नहीं है, बहुत सारे लोग इसमें जो हैं वो स्ट्रगल करते हैं। बल्कि अभी मैं आपसे शेयर करता हूँ, ये लेटेस्ट अटेम्प्ट में अभी एक फर्गसन के ही वो मैनेजर, उनका सिर्फ ऑडिट का पेपर रहता था और उनका वो पेपर काफ़ी अरसे से फंसा हुआ था। वो इस दफ़ा क्लास में, तो इस दफ़ा माशाल्लाह ही क्वालिफाइड आफ्टर सो मेनी ऑडिट अटेम्प्ट। तो वो क्लास में आए थे पहली दफ़ा, तो उनसे मैंने यही पूछा कि इस अटेम्प्ट और पिछले अटेम्प्ट में आपका मेजर डिफरेंस क्या था। तो उन्होंने सिर्फ यही एक बात की कि इस दफ़ा मैंने अपने अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स को रिलेट कर पाया ऑडिटिंग के एवेल्युएशन के मेथड से। सो अगर हम एवेल्युएट ही नहीं कर पाएंगे सिचुएशन को, तो हम ऑडिट प्रोसीजर्स कैसे डिज़ाइन करेंगे। और उसमें भी उनका मेन ड्रॉबैक ये था, उनका CFAP 1 बहुत अरसा पहले पास हुआ था और उनका गैप आ गया हुआ था उसके अंदर। तो पहली चीज़ उनको ये सजेस्ट की कि आप थोड़ा बहुत अपना अकाउंटिंग का नॉलेज जो है वो अपग्रेड करें, और उसी ने उनको हेल्प किया एंड ही क्वालिफाइड इन दिस वेरी अटेम्प्ट, जो भी परसों रिजल्ट आया। सो सच इज द सिग्निफिकेंस एंड यू राइट। सो जस्ट समिंग अप, देयर इज नो whatsoever I would say कि कोई क्वांटम लीप नहीं है सिलेबस में। न्यू एजुकेशन स्कीम ये एक मिस नोमर है एज फार एज CFAP 6 के वाले से, जस्ट कॉस्मेटिक चेंजेस हैं। मोर एम्फोसिस विल बी गिवन ऑन डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा एनालिटिक्स टूल्स, और कुछ बस 5 ग्रेड्स को 4 ग्रेड्स में मर्ज किया, वो करना था क्योंकि 4 ग्रेड सबके अंदर होंगे। देयर इज नो चेंज। और आपका जो नेक्स्ट इसमें स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होगा कि क्या हमें वेट करना चाहिए, अभी पढ़ना चाहिए, मेरा ख्याल उसके लिए जमशेद साहब वुड बी एक्सप्लेनिंग ऑल द डिटेल्स कि क्या हमें इन सारी सो कॉल्ड चेंजेस के साथ अभी पढ़ लेना चाहिए या जब आएंगी एप्लीकेबल होगी फिर हम पढ़ें। तो इसमें जमशेद साहब हमें बेहतर गाइड करेंगे व्हेन यू आस्क हिम। थैंक यू। राइट सर, थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव आंसर एंड आई एम प्रीटी श्योर सर कुछ इस तरह के सवालात जो मेरे पोस्ट क्वालिफिकेशन है वो भी आपने एड्रेस कर लिए हैं। माशाल्लाह, एक्सपीरियंस स्पीक्स फॉर योरसेल्फ। तो अच्छा सर जमशेद, आई ऑल्सो हैव अ कपल ऑफ क्वेश्चंस फॉर यू व्हिच रिलेट टू ऑडिट, लेकिन बिफोर दैट आई लाइक टू मूव टू सर नासिर फर्स्ट। एक्चुअली सर नासिर इज ऑन अ टाइट स्केड्यूल, तो मैं पहले चाह रहा हूँ कि मैं सर नासिर को जो क्वेश्चन मैंने नोट डाउन किए वो एड्रेस कर लूँ। तो इफ दैट्स ऑल राइट, तो आई विल बी प्रोसीडिंग विद इट नाउ। अस्सलाम वालेकुम अच्छा, सर। मैं आपकी बात बीच में काट रहा हूँ। वो मैंने राइट अपना सर। स्केड्यूल जो है ना वो अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लिया है, तो वो टाइट स्केड्यूल वाला मसला नहीं है। मैं आराम से घर बैठा हूँ, इसलिए मैंने वीडियो भी ऑन नहीं की हुई। राइट। तो राइट इसलिए सर, आप अपने हिसाब से चलें जो आपको ठीक लग रहा है। थैंक यू अगर सो मच अभी सर, यू अभी वेरी मुझसे काइंड। बात करना चाहें अभी कर लें, जैसे आपको ठीक लगता है। राइट सर। सर आपकी इजाज़त तो मैं पहले एक दफ़ा ऑडिट का सब्जेक्ट जी जी, टैकल कर जरूर सकता हूँ जरूर प्लीज़। जरूर थैंक यू जरूर। सो मच सर। अच्छा सर जमशेद, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फॉर यू, और मेरा लार्जली जो सवाल था सर आज से हमने आर्टिकुलेट कर ही दिया है कि विद रिस्पेक्ट टू स्टूडेंट्स हु विल बी अपेयरिंग इन समर 26 और आफ्टर दैट, अगर वो विंटर 2025 वाले सेशन में लेक्चर्स ले रहे हैं तो उनके एजुकेशन पैटर्न पे, उनके जो ग्रिड बेस्ड फोकस है उसके ऊपर, और थर्डली ओवरऑल कंटेंट की बेसिस पे कोई चेंज आएगा बड़ा, और अगर आएगा तो उस पर अडेप्ट कैसे कर सकते हैं टाइमली। थैंक यू सर। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप मुझे सुन सकते हैं। अच्छा सर, आसिम ने जो है कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर दिए है सारे जो चेंजेस हैं, एंड जैसे सर ने कहा कॉस्मेटिक्स चेंजेस हैं। तो अगर मैं आपके क्वेश्चन का 1 वर्ड आंसर दूं कि कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है, जो लोग अभी 2025 में विंटर के लिए क्लासेस ले रहे हैं या प्लान कर रहे हैं कि अभी हम क्लासेस के लिए ऑप्ट कर लें और उनके अटेम्प्ट समर 26 है,
वन वर्ड आंसर इज नो, देयर इज नो मेजर इम्पैक्ट। कॉस्मेटिक्स चेंजेस हैं, जैसे सर ने बताया, इसमें से बहुत सारी वो बातें हैं जो पहले से टेस्ट हो रही थी, जो पहले से आपके सिलेबस का पार्ट थी, बट उनको एक्सप्लिसिटली सिलेबस के अंदर बाय थ्रू अ फॉर्मल स्टेटमेंट ऐड नहीं किया हुआ था। जैसे अभी जो CFAP 1 के साथ उसकी लिंकेज की बात की गई है सिलेबस में कि जी आपने CFAP 1 का नॉलेज जो है वो रिटेन करना है, वो जब तक ये बात नहीं लिखी थी इस स्कीम में, तो हम जैसे सर कह रहे हैं, हम स्टूडेंट्स को हमेशा से बताते थे कि CFAP 1 इज वेरी क्रूशल टू पास CFAP 6। इसी तरह अगर आप ICT की बात करें, डेटा एनालिटिक्स की बात करें, तो एक्सप्लिसिटली ICT तो मेंशन था, एनालिटिक्स टूल्स की बात नहीं थी। तो उस पर थोड़ा सा मैं आता हूँ कि इन एडिशन टू सर आसिम, उन्होंने कम्प्रीहेंसिवली कवर कर दिया, थोड़े से एक दो मेरी तरफ से भी पॉइंट्स हैं। थर्डली जो थोड़ा सा एक ग्रेड का भी सर ने बता दिया, एक छोटा सा चेंज है जो मुझे लगता है कि फ्यूचर में ICAP is moving towards that direction, and that is an integrated question। और उसमें थोड़ा डेटा एनालिटिक्स का मिक्स, जैसे ICAW या ACCA के क्वेश्चंस देखते हैं, तो ICAW में अभी आप देखेंगे एक क्वेश्चन जो है वो डेटा एनालिटिक्स टूल्स की बेसिस पे होता है, ऑल्दो हम अभी उस स्टेज तक नहीं पहुंचे, बट इवेंचुअली ICAP की जो डायरेक्शन है by adding data analytics tools specifically in CFAP exam, वो eventually move कर जाएगा, but this can ये तकरीबन next 1 2 3 attempts में थोड़ा difficult लग रहा है। अच्छा, इसमें एक छोटी सी बात और है कि जहाँ डेटा एनालिटिक्स की बात हो रही है, ICT की बात हो रही है, वहाँ पे क्वेश्चन के अंदर एक ग्राफ जो है वो एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि अब ये फॉर्मली आपके सिलेबस का पार्ट है। जैसे एक पहले भी क्वेश्चन आया था कुछ अटेम्प्ट्स पहले, लेकिन वो रिस्क से रिलेटेड, पार्टली रिस्क और ऑडिट प्रोसीजर से रिलेटेड था, जिसमें 3-4 बार चार्ट्स बने हुए थे। तो इस तरह के बार चार्ट्स ICAW टेस्ट करता था जब वो अभी डेटा एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर पे मूव नहीं उन्होंने किया था। तो दिस इज समथिंग विच कैन बी एक्सपेक्टेड, एंड एज सर आसिम सेड, ये कोई नई बात नहीं है। मतलब अगर आप रेशियोज की बेसिस पे एनालिसिस करते हैं और उसकी बेसिस पे रिस्क असेसमेंट करते हैं, तो इट्स नॉट समथिंग न्यू। इसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट जो अभी सिलेबस में ऐड हुआ है, वो है ISA 3402 के हवाले से, जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की जहाँ पे बात है, वहाँ समहो उसने कंट्रोल एट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा सा एक्सटेंड किया है और कहा है कि जी अब जो है कंट्रोल ऑन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप जनरल कंट्रोल्स और एप्लीकेशन कंट्रोल भी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लाइक आपके सिलेबस का उसने पार्ट बना दिया। आई एम नॉट श्योर इसकी क्या सिग्निफिकेंस होगी, क्योंकि वहाँ पे ग्रिड बहुत बड़ी नहीं है और ये इतना फ्रीक्वेंटली टेस्ट नहीं होता, बट एक छोटी सी चेंज ये भी है। बट टू आंसर योर क्वेश्चन, जो कि मैंने एक वन वर्ड आंसर दिया है पहले, और सर आसिम की बात से ही मैंने वो बेसिकली आंसर एक्सट्रैक्ट किया है कि इस अटेम्प्ट में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट अटेम्प्ट में कोई बहुत सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है और सिलेबस ऑलमोस्ट वही है। कॉस्मेटिक चेंजेस हैं, मोर फोकस ऑन CFAP 1 एंड IT जनरल कंट्रोल्स, डेटा एनालिटिक्स, जो कि ऑलरेडी हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं अपनी कुछ अटेम्प्ट से। हम भी एग्जामिनर के ट्रेंड को यही देख रहे हैं कि वो CFAP 1 और साइबर रिस्क, ICT, IT कंट्रोल की टेस्टिंग ज़्यादा कर रहे हैं। सो इफ़ यू आर प्लानिंग, एनी स्टूडेंट जो कि प्लान कर रहा है कि जी मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्लासेस लूँ, तो वो क्लासेस ले सकते हैं, कोई इसका डिफरेंस नहीं है। थैंक यू। राइट सर, थैंक यू सो मच फॉर योर वर्ड्स। अच्छा, ऑडियंस से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, आई वुड लाइक टू रीआइटरेट वंस मोर कि इस सेशन का फोकस इज मोर टूवर्ड्स द चेंजेस इन सिलेबसेस ऑफ द डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ओवरऑल जो CFAP की स्कीम पे जो चेंजेस आए हैं, मिसाल के तौर पर जो कन्वर्जन है, अगर कोई एक पेपर किसी और पेपर में कन्वर्ट हो गया, वो ऑब्जेक्टिव नहीं है हमारे सेशन का। we'll be dealing with that in a separate session which will be held very soon इंशाल्लाह, और वो हमारे एक एडकॉम के बड़े स्टीम्ड एंड चेरिश्ड मेंबर के साथ होगा इंशाल्लाह। तो आई एडवाइज यू ऑल टू काइंडली होल्ड योर क्वेश्चंस अंटिल देन। और जो दूसरे स्पेसिफिक गाइडेंस वाले क्वेश्चंस हैं कि व्हाट नेक्स्ट सब्जेक्ट्स यू शुड चूज फॉर ऑल योर अपकमिंग अटेम्प्ट्स, उस हवाले से वंस अगेन प्लीज़ आप सबकी इतला के लिए अर्ज है कि थोड़ा सा इन क्वेश्चंस को डेफर कर दें।
once we're done with the main objective, so we'll definitely pay heed to these questions. Thank you so much for your time, everyone. अच्छा, up next मेरा question is for Sir Nasir Abbas. Sir, obviously आपकी expertise और आपका जो overall grip है subject पे, it is unparalleled when it comes to BFT. तो सर, BFT historically has always been a subject जिसने perhaps I believe so CFAB level पे सबसे ज़्यादा changes देखे हैं. पहले मैक इसका पोर्शन था, फिर वो मैक वाला पोर्शन हट गया, बट देन देयर वर मोर चेंजेस, फिर एग्जामिनर का फोकस भी थोड़ा ACCA के AFM वाले पेपर से सिमिलर होना स्टार्ट हो गया. तो सर, विद ऑल द न्यू चेंजेस इन द एग्जाम पैटर्न ऑफ द एग्जामिनर जो ऑफिशियली उसने एजुकेशन स्कीम में अनाउंस किए हैं, और उसके अलावा जो आपकी एक्सपर्टीज़ की बेसिस पे ओवर द डिफरेंट अटेम्प्ट्स आपने परसीव किया है कि ये चेंजेस अब एग्जामिनर के स्टाइल में आ रहे हैं, जिनको ऑफिशियली डॉक्यूमेंट नहीं किया लेकिन रिसेप्टिवली इट इज़ हार्ड टू मिस. तो सर, इन पे आपका क्या कमेंट है? एंड एडिशन टू दैट, ऑब्वियसली सर, जो स्टूडेंट्स विंटर 25 में लेक्चर्स ले रहे हैं बट दे विल अपीयर इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट समर 26 एंड द वन आफ्टर दैट, सर उनके लिए कोई मेजर इम्पैक्ट होगा या नहीं? थैंक यू सर. Sir Nasir, I think Sir Nasir will be back soon. चले, until then I'll switch my question towards Sir Bilal. जी Assalamu alaikum मैं Sir आ गया हूँ। Bilal. यहाँ खत्म हो गए थे, वो इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, मैंने अभी Right sir, किया है दोबारा कनेक्ट। right sir. सर, आपने जी मेरा क्वेश्चन सुन लिया था? मैं रिपीट करूं? नहीं, मैं मेरा हाल है को 5 मिनट बाद आया हूँ। श्योर सर, आई रिपीट माय क्वेश्चन. सर, मैंने अपने दो क्वेश्चन से मेरे जिनको मैंने दो कैटेगरीज में ब्रेक किया था. सर, फर्स्टली तो जी BFT हिस्टोरिकली उसका सबसे ज़्यादा चेंजेस अगर CFAP में किसी सब्जेक्ट ने विटनेस किए हैं तो दैट इज़ BFT. मैक पार्ट बनता है इसका, फिर एग्जामिनर विड्रॉ कर लेता है, फिर दोबारा बना देता है, फिर टेक्निकल एग्जामिनेशन में भी डिफरेंट चीज़ों पर फोकस करना स्टार्ट करता है. तो सर, ओवरऑल जो चेंजेस आ रहे हैं CFAP फॉर BFT के सिलेबस के अंदर, बोथ जो इसने ऑफिशियली एजुकेशन स्कीम में डॉक्यूमेंट किए हैं एग्जामिनर्स ने, और जो अनऑफिशियली आपकी एक्सपीरियंस की बेसिस के ऊपर आप परसीव कर रहे हैं कि ओवर द अटेम्प्ट्स ये नया पैटर्न आ रहा है एग्जामिनर का, सर इसका क्या इम्पैक्ट होगा ओवरऑल इन द अपकमिंग अटेम्प्ट्स? और सेकंड क्वेश्चन सर मेरा ये है कि स्टूडेंट्स हु विल बी स्टडीइंग द सब्जेक्ट इन 2025 बट विल बी अपेयरिंग इन अटेम्प्ट्स टू फॉलो देम, उनके लिए क्या ऐसे चेंजेस होंगे जो जिनके लिए दे नीड टू बी वेरी एंड रिसेप्टिव ऑफ अर्ली ऑन? थैंक यू सर. अच्छा, आपके दूसरे सवाल का मैं जवाब दे देता हूँ। पहले सवाल में ना कुछ बीच में आवाज़ गायब हो गई थी, तो पहला सवाल आप दोबारा कर लें, लेकिन उससे पहले मैं श्योर आपको सर. दूसरे सवाल का जवाब दे देता हूँ। दूसरे सवाल का जवाब ये है कि ये जो अब नई स्कीम है, जब भी ये अप्लाई होती है, तो इसमें BFD का जो चेंज आया है वो दो चेंजेस हैं। एक तो ये कि BFD का नाम बदल गया, और दूसरा चेंज ये है कि इनके सिलेबस में पहले जो ब्लैक कलर में लिखा था वो ब्लू कलर में लिखा हुआ है। उसके अलावा BFD में कोई चेंज नहीं है। सर राइट यही सर, सबसे बड़ा चेंज। वेरी कंफर्टिंग. हाँ, कोई चेंज तो नहीं है, सिर्फ कलर चेंज है, उसके अलावा कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं है। राइट सर, मैं बल्कि अपना एक अच्छी फर्स्ट बात ये क्वेश्चन. हुई है बल्कि एक अच्छी बात ये हुई है कि पिछले सिलेबस में ना सिलेबस आइटम्स में तो चीज़ मेंशन नहीं थी, लेकिन सिलेबस के बाद ना एक लिस्ट होती है, उसमें उन्होंने कुछ की एरियाज और की एग्जामिनल पॉइंट्स इस तरह की चीज़ें बताई होती हैं। तो उस लिस्ट के अंदर दो पॉइंट्स लिखे हुए थे, लिक्विडिटी रिस्क और क्रेडिट रिस्क। ये 2022 में जब सिलेबस चेंज हुआ था, तो यस सर, वो काफ़ी बिल्कुल. अरसा एक बड़ी परेशानी रही, बच्चे पूछते रहे कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो ना हमें पता था, नाम बता पाते थे, तो ICAP के नए सिलेबस में से वो दो लाइनें उड़ा दी। तो सर, ये एक मुझे अच्छा याद काम है कि हुआ है। ये क्रेडिट रिस्क जो था ना, हाँ वो एग्जाम से पहले ही मैंने वो स्पेसिफिक एग्जामिनेबल सप्लीमेंट के अंदर ये देखा था, क्रेडिट रिस्क. हाँ और मैंने फिर गूगल शूगल करना शुरू किया तो उसने ना कोई फैक्टरिंग विद रिकोर्स विदाउट रिकोर्स एक चीज़ आई सर, मेरी तो वो देख के धज्जियां उड़ हम्म, गई. और मैंने उसी वक्त अहद कर लिया था कि कल तो अगर ये आ गया तो जी पेपर मेरा 100 नंबर का नहीं 90 नंबर हाँ का अटेम्प्ट हो रहा है. वो उस वक्त मेरी एक्चुअली हाँ अटेम्प्ट पहली दूसरी ही थी, तो हाँ उसमें इतनी क्लैरिटी नहीं थी. प्लस आई के अपने बुक में अपने ये भी सिलेबस में मेंशन किया हुआ है कि एनी ऑफ द above टॉपिक्स आर नॉट इन द बुक तो हम्म, फिर दे नॉट एग्जामिनेबल. तो उसमें देयर वाज ऑलवेज अ मूड के यार ये आना या नहीं आना. लेकिन
हाँ, तो वो गुड नए टू नो सिलेबस में वो कि लाइनें निकल गई हैं। निकल गई हैं वो इसके लाइनें। अलावा कोई चेंज नहीं है सिलेबस में। और जहाँ राइट सर। तक ये बात है कि जो स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं या इवन कि उन्होंने साल पहले भी पढ़ा है, तो कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं है। और जहाँ तक पेपर पैटर्न चेंज की बात है, जैसे आपने मेरा ख्याल है शायद मिर्जा साहब से ये सवाल किया था कि अब वो पेपर के अंदर कुछ थ्रेटिकल पार्ट ज्यादा ला रहा है, डिस्कशन वाला पार्ट। तो वो भी अब नहीं है, वो पिछले को 2 साल से पेपर का पैटर्न तकरीबन इस लिहाज से चेंज हो ही गया हुआ है। तो उसके लिए स्टूडेंट्स को सिर्फ और सिर्फ ये अपने आप को बताना पड़ेगा कि जो उनका न्यूमेरिकल नॉलेज है उसी को ही उन्होंने अपने ही वर्ड्स में एक्सप्लेन करना होता है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है। खैर जब मैं क्लासेस में पढ़ाता हूँ तब भी मैं बता देता हूँ, फिर जब इन डिस्कशन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराता हूँ तब भी मैं ये बता देता होता हूँ कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो अब उनके लिए उनको नया तैयार होना पड़ेगा। जो उनका नॉलेज है उसी की बेस पे ही थोड़ा बहुत उन्होंने इंग्लिश में आंसर करना होता है। तो मैं क्लासेस के साथ साथ बता देता हूँ। तो ना मैं ये कह सकता हूँ कि पैटर्न में कोई चेंज है, पिछले 2 ढाई साल से कोई चेंज नहीं है पैटर्न में, सिलेबस में वैसी कोई चेंज नहीं है। तो जो स्टूडेंट जिस तरह से भी तैयारी, चाहे वो 1.5 साल पहले भी पढ़ा था, वो बिल्कुल उसी तैयारी के साथ अभी दिसंबर 25, जून 26, दिसंबर 26 जब भी अपियर होना है उसने, तो वो बिल्कुल कंफर्टेबली उसी तैयारी के साथ अपियर हो सकता है। राइट सर। थैंक यू सो मच सर। जो मेरा पहला सवाल था ना उसका भी आपने जवाब इसी में दे दिया। इट इज इम्प्लिसिटली आंसर्ड। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। अच्छा, अब नेक्स्ट माय क्वेश्चन विल बी फॉर सर बिलाल अजहर। तो सर के बारे में वैसे मैं इंट्रोडक्शन तो सबको करा चुका हूँ, तो लेकिन अगर किसी ने नहीं पहले सुना तो मैं एक दफ़ा दोबारा ये बात आइटरेट कर दूं कि सर का जो टैक्स में नॉलेज है वो इतना नॉलेज है कि जब ये बोलते हैं टैक्स के बारे में तो आसपास वाले सब लोग चुप करके सुनते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैलिबर्स। तो वेलकम सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। तो सर माय क्वेश्चन फॉर यू विल बी, देखें सर, इन सब 6 सब्जेक्ट्स में से जो सबसे डायनामिकली चेंजिंग है ना, दैट इज टैक्स। और टैक्स प्रैक्टिकली भी यू नीड टू अडॉप्ट, और मेरा ख्याल है प्रोफेशनली आपको जितना टैक्स रियल लाइफ के लिए प्रिपेयर करता है उतना शायद कम ही और सब्जेक्ट्स हैं जो प्रिपेयर करते हैं। तो सर जो ये रैपिड चेंजेस हैं फाइनेंस एक्ट के अंदर, टैक्स के सिलेबसेस के अंदर, इनके साथ साथ अगर कोई स्कीम में कोई चेंज आया है टैक्स के सब्जेक्ट के हवाले से, तो सर उसका इम्पैक्ट क्या होगा उन स्टूडेंट्स जो इन अटेम्प्ट्स में पढ़े हैं लेकिन अगले साल इम्प्लीमेंटेशन के बाद पेपर दे रहे होंगे उनका। थैंक यू सो मच सर। जी अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज़ आ रही है सब लोगों को? अच्छा, मैं आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। उससे पहले जो चेंजेस आई हैं ना, वो अगर मैं एक दफ़ा ब्रीफ कर दूँ कि जो नई स्कीम है उसमें चेंजेस आई क्या हैं। अगर आप काइंडली मोहिब अगर अलाउ कर दें शेयर करना स्क्रीन में। श्योर सर, मैं आई गिव इट अ शॉट। सर देखें आपके एंड से शेयर हो सकती है स्क्रीन, मैंने पार्टिसिपेंट शेयरिंग अलाउ की हुई है इधर। यहाँ पे मैसेज आ रहा है, होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग। स्टार्ट सर, अब देखें। जी अब आ गया। अच्छा, ये थोड़ी सी एक माइनर सी बस चेंज आई है जी। जैसे मोस्टली टीचर्स ने, मैं पहले भी बताया है कि ज़्यादातर सब्जेक्ट्स में तो कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल इसी तरह से टैक्स में उसने क्या किया है कि वो प्रेजेंटली जो वेटेज है इनकम टैक्स की वो 50 to 60 मार्क्स है। जो नई वाली स्कीम है उसमें उसने वो इनकम टैक्स की जो वेटेज है वो 55 से 70 मार्क्स की कर दी है मैक्सिमम। इसी तरह से सेल्स टैक्स और एफईडी की जो वेटेज थी वो अभी जो प्रेजेंटली है वो 30 से 45 मार्क्स है, तो उसको उसने कम कर दिया है। एथिक्स का जो पोर्शन है वो सेम है। एडिशनल अगर हम सिलेबस कंटेंट्स की बात करें तो उसमें ये एक एडिशनल चीज़ उसने ऐड कर दी है, मॉडल टैक्स ट्रीटी। जो इंटरनेशनल टैक्स ट्रीटीज़ है ना, पहले वो सिलेबस में स्पेसिफिकली उसने लिखा हुआ था कि वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। इस दफ़ा उसने बस ये एक एडिशनल चीज़ उसमें ऐड कर दी है कि कंट्री स्पेसिफिक जो ट्रीटीज़ हैं उनकी नॉलेज तो रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन स्टूडेंट से एक्सपेक्टेड है कि जो एक टैक्स ट्रीटी, मॉडल टैक्स ट्रीटी होती है ना, वो किस तरह की होती है वो उनको बस पता होना चाहिए। तो ये मेजर मेजर सी एक चेंजेस आई हैं आई कैप के सिलेबस में। वैसे
होता क्या है कि आई कैप जब भी कोई नई एजुकेशन स्कीम लेके आता है ना, तो वो एक कमेटी बनाता है। डिफरेंट आई कैप के भी उसमें रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और डिफरेंट जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं ना, उनको भी उस कमेटी में रख लेता है। तो वो 2020 में थी पहले वाली स्कीम, शायद 20 में थी, या मोहित वगैरह मुझे। सर 22 के अराउंड, 2022 इस ट्वेंटी टाइम टू फ्रेम में आई हाँ। थी, यस सर। जो पहले वाली स्कीम थी 2022 की, उसमें जो कमेटी बनी थी ना, मैं उसमें भी उन्होंने मुझे डाल दिया था उसकी वो कंपोजिशन में। और इस दफ़ा जो बनी थी सिलेबस की, उसमें भी मैं था इंक्लूडेड। बिसाइड्स 2-3 और टीचर्स भी थे, और आई कैप की एंड से भी फीडबैक आता था एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट का। वो होता वही है कि उसमें जो कुछ भी डिस्कशन होती है ना, जो आपने क्वेश्चन किया कि चेंजेस आ रही होती हैं काफ़ी सारी टेक्स्ट में, और उसके अकॉर्डिंगली प्रैक्टिकली जिस तरह से नॉलेज अप्लाई होता है उसके अकॉर्डिंगली सिलेबस भी अमेंड होना चाहिए। तो हम उसमें सजेशन भी देते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों दफ़ा जो भी वो टैक्स की कमेटी के जो मेंबर्स थे, उन्होंने जो सजेशन दी ना, वो फाइनली काउंसिल मेंबर उसको, ओबियसली उनके पास अथॉरिटी होती है, तो वहाँ से वो फिर फाइनली जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। इस दफ़ा भी हमने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी सारी एडिशनल चीज़ें उसके अंदर बताई, स्पेशली प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी चीज़ें जो प्रैक्टिकली चल रही हैं आजकल इंडस्ट्री में, या फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन सिलेबस का पार्ट नहीं है, या सिलेबस में उसकी वेटेज बहुत कम है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस दफ़ा भी वो वैसे ही है जैसे मोस्टली टीचर आपको बता रहे हैं, वो बस कॉस्मेटिक सी चेंजेस हैं। जैसे नासिर साहब बता रहे हैं कि बीएफडी का नाम चेंज करके शायद कुछ और रख दिया है, तो ये नई स्कीम है। सेम यही कुछ उसने टैक्स में किया है। तो वो मार्क्स जो है वो इनकम टैक्स के, वो हमें इस पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ा दिए हैं कि सेल्स टैक्स का जो सिलेबस था वो ज़रा शॉर्ट था। तो स्टूडेंट ज़्यादातर क्या करते थे, वो सेल्स टैक्स को ज़्यादा अच्छी तरह से कर लेते थे, तो वो उसकी बेस पे वो नंबर ज़रा ले लेते थे ज़्यादा। इनकम टैक्स का चूँकि सिलेबस काफ़ी लेंथी है और कंसेप्चुअल है, तो वहाँ पे फिर वो इनकम टैक्स का एक आधा सवाल ही करके पास हो जाते थे। तो अब थोड़ा सा उसने क्या किया कि सेल्स टैक्स की वेटेज जो है वो कम कर दी है। बाकी ऐसा कोई भी चेंज नहीं। पेपर पैटर्न भी सेम रहेगा, पहले भी ओपन बुक पेपर था, अभी भी ओपन बुक है। पहले भी जिस पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे थे, अभी भी टैक्स में उसी पैटर्न पे ही क्वेश्चन आएंगे। तो ऐसा और तो इसके अलावा कुछ नहीं है जिसका। राइट सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। तो दिस वाज लार्जली एवरीथिंग दैट कंसर्न्ड टैक्स। अच्छा, मूविंग ऑन टू द फाइनल सब्जेक्ट, और प्रोबेबली वो सब्जेक्ट जिससे अभी सारे 113 पार्टिसिपेंट्स घबरान में बैठे हुए हैं। कॉर्पोरेट लॉ, इट्स एन अंडरस्टेटमेंट अगर मैं बोलूँ कि एक समंदर है। आप गिनते जाएंगे, गिनते जाएंगे, आगे और सिलेबस के अंदर लेजिस्लेशंस आती जाएंगी, आती जाएंगी, आती जाएंगी। Corporate law is hands down the biggest subject in the entire qualification, और unfortunately या other for other reasons मैंने notice किया है कि most students do not make the most of this subject altogether। अब मिसाल के तौर पे मैं अगर एक आधी बात आप सबको बताऊं, तो ऑब्वियसली सबने अब कैफ लेवल के ऊपर ऑडिट का पेपर तो दिया ही है, और कंपनी लॉ का पेपर भी दिया है। तो नेचुरली जो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड अंडरटेकिंग्स के हवाले से अगर मैं बात करूं, तो सबका दिमाग पहले जाएगा भाई, अगर एसोसिएट है तो IAS 28 लगाओ, अगर सब्सिडियरी है तो IFRS 3, IFRS 10 लगाओ। लेकिन रियलिस्टिकली स्पीकिंग, अगर आपने कॉर्पोरेट लॉ ध्यान से पढ़ा हो और पास करने की जगह समझने की नीयत से पढ़ा हो, तो आपको समझ आएगी कि इसकी इम्प्लीकेशंस इन दोनों स्टैंडर्ड से भी एक्सटेंड करती हैं। मिसाल के तौर पे आपकी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड अंडरटेकिंग्स रेगुलेशंस हैं, जिसके अंदर डबल एंट्रियों का भी जिक्र हुआ है कि भाई अगर ये है तो इसके ऊपर आपने इंटरेस्ट चार्ज करना है। और अगर तो आपने एक स्किल्ड ऑडिटर बनना है, तो लाइक सर आसिम आइटरेटेड अर्लियर कि अकाउंटिंग आनी चाहिए। और भाई अकाउंटिंग जो है ना, उसमें IFRS के अलावा लॉ का भी बहुत बड़ा हाथ है। फोर्थ और फिफ्थ स्केड्यूल तो ले ही आया है वो सब्जेक्ट के अंदर अकाउंटिंग के, लेकिन बाकी का लॉ पढ़ना समझना भी बहुत ज़रूरी है। आपको समझ आएगी कि एज एन ऑडिटर आपके लिए कौन कौन से इस तरह के सर्टिफिकेशन हैं जो आप दे सकते हैं, एंड इन एडिशन टू दैट डिफरेंट आइटम्स दैट यू कैन लर्न फॉर योर ओन प्रैक्टिस, और ऑब्वियसली फॉर नॉलेज इज वेल। तो सर फाहद, वंस अगेन वेलकम टू द सेशन। और जितना मैंने इंतज़ार किया है आपको अब माइक हैंड ओवर करने के लिए, आई एम श्योर अब उतना ही लंबा आपका इसके लिए रिस्पॉन्स भी होना चाहिए। एज अ स्टूडेंट मैं सबसे ज़्यादा इस सब्जेक्ट से डरा करता था, और एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही होगी कि इस खौफ को
जो पैदा हुआ है बच्चों के अंदर, इसको भी जरा थोड़ा डेसिपेट करने में थोड़ी सी आपने वर्ड्स डाइवर्ज करने हैं यहाँ। तो सर नंबर वन, सिलेबस इन इटसेल्फ एक लंबा इंटिमिडेटिंग सिलेबस है। क्या स्टूडेंट्स की अप्रोच जो होती है कि सिर्फ मेन मेन मटेरियल जो है ग्रुप, ग्रेड सी फॉर एग्जांपल एनबीएफसी बैंकिंग ऑर्डिनेंस पढ़ लिया, और थोड़ा सा आपने रिस्ट्रक्चरिंग रूल्स और रिहेबिलिटेशन रूल्स पढ़ लिए, थोड़ा सा कंपनीज एक्ट पढ़ लिया, थोड़ा सा ग्रेड डी के अंदर से कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ लिया, क्या ये अप्रोच ठीक है या नहीं है? सेकेंडली सर, कॉर्पोरेट लॉ का एज एन अकाउंटेंट एंड एज एन ऑडिटर हम लोगों को कितना फ़ायदा हो सकता है सर, इस पर भी थोड़ा सा कमेंट किएगा प्लीज़, क्योंकि मैं खुद सिंस आई बिन वन जो इसको डर डर के इससे प्यार करने के टुवर्ड्स आया हूँ, तो मैं चाहूंगा कि बाकी भी ये एक्सपीरियंस करें। और थर्डली सर, जो स्टूडेंट्स अभी तैयारी कर रहे हैं कॉर्पोरेट लॉ की फॉर द अपकमिंग अटेम्प्ट विंटर 25 वाले सेशन में ले रहे हैं, क्या ये समर 26 या विंटर 26 में अगर अपीयर कर रहे हैं तो इनके लिए कोई मेजर इस तरह का चेंज है विच नीड टू बी अवेयर ऑफ? थैंक यू सो मच सर, पूरा मैंने एक दलील तो कर दी है, आगे ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू मोहित, बहुत शुक्रिया। एक तो मुझे एतराज ये है कि आपने कॉर्पोरेट लॉ को मेरे लिए आपने ये चैलेंज खड़ा किया, उससे पहले एक आपने इसको पहाड़ बना के पेश किया कि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, एक समंदर है, और फिर आपने कहा सर इसको आसान कर दे। सर वो आपने तो पहली बार मैं देखे, मैं यही बात इन माय हम्बल डिफेंस में बोलूंगा सर, ये सब लोग पहली पहली बार कॉर्पोरेट लॉ पढ़ेंगे सर, आप पहली बार पढ़ा नहीं रहे आपके पास ये एडवांटेज है सर। नहीं, मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। मैं हमेशा क्लास में पहले दिन उनको ये कहता हूँ कि जो आपको आज तक कॉर्पोरेट लॉ के बारे में कहा गया, और हमारी एक आदत है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ये सबसे ज्यादा यकीन रखते हैं अपने सीनियर्स की बातों पे, हाँ या जी। फर्म में इनके साथ जो लोग बैठे होते हैं उनकी बात ज्यादा सुनते हैं। तो मैं उनको ये कहता होता हूँ कि आप पहले दिन क्लास में आए हैं तो जो बातें आपने सुनी है उनको साइड पे कर दें। कॉर्पोरेट लॉ बिल्कुल इतना सर। मुश्किल नहीं है जितना लोगों ने आपको कह दिया है, अगर हमने पास करो तो। ये वैसे मैं एंड पे करना चाह रहा था बात, लेकिन स्टार्ट ही यहीं से हो गई कि जब आपके माइंड में ये चीज बिठा दी गई कि ये बहुत मुश्किल है, स्पेशली ओपन बुक होने के बाद पिछली 3-4 साल में जो इसके साथ हुआ, तो अब हमने देखा कि ट्रेंड ये है स्टूडेंट इसको एंड पे ले जाते हैं। अब सबसे ज्यादा आपको जो एंड पे कॉम्बिनेशन नजर आता है वो कॉर्पोरेट लॉ एंड एमएससी 2 होता है। जो स्टूडेंट क्वालिफाई कर रहा है वो कहता है सर मेरे ये दो सब्जेक्ट रहते हैं और क्वालिफाइंग अटेम्प्ट है। और अभी 2-3 दिन पहले रिजल्ट आया है तो माशाल्लाह मैसेजेस देख के बड़ी खुशी भी होती है, जो बताते हैं कि सर कॉर्पोरेट लॉ पास हो गया और क्वालिफाई कर गए। तो मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि देखें, एंड पे लेके जाने का मतलब ये नहीं है कि आपकी जान छूट जाएगी कॉर्पोरेट लॉ से। इसका सिलेबस बहुत ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है, ये एक समंदर है। तो समंदर को अगर हमने कवर करना है तो मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा आइडियली हमारे पास जो आइडियल टाइम होता है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में होता है। जब आपकी अब मेरा ख्याल है 1 साल का टाइम है स्टूडेंट्स के पास, तो मैं उनको हमेशा ये कहता हूँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप लें। जिन लोगों ने आपको डराया है उनको साइड पे कर दें, वो बातें आप साइड पे रखें। आप रिपोर्टिंग और उसके साथ ऑडिट ले रहे हैं तो तीसरा सब्जेक्ट लॉ ले सकते हैं। और इस दफा लोगों ने पास किया है जो उन्होंने बताया कि सर फर्स्ट अटेम्प्ट में था और हमने कॉर्पोरेट लॉ को पास किया है। तो वो तमाम लोग जो अपना ये आखिरी ऑप्शन समझ के बैठे होते हैं कि एंड पे करना है, पास करना पड़ेगा। इसको पास किए बगैर क्वालिफिकेशन नहीं है। तो बजाय इसके कि इतने मुश्किल सब्जेक्ट को आप एंड पे लेके जाएं, आप स्टार्ट में कवर करें, जब टाइम आपके पास काफी होता है इसका सिलेबस कवर हो जाता है। और मेरी सजेशन होती है स्टूडेंट्स को कि आप जिस अटेम्प्ट में अपीयर हो रहे हैं उससे एक अटेम्प्ट पहले इसके लेक्चर्स अगर आप कवर कर लें तो उसके बाद आपके पास 4-6 महीने होते हैं इसकी रिवीजन के लिए। और चूंकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो इसकी बार बार रिवीजन की हमें जरूरत होती है, फिर जाके चीजें कहीं माइंड में बैठती हैं और इसकी मैपिंग हमारे लिए अच्छी होती है। तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा सवाल कि इसके सिलेबस में क्या चेंजेस आए हैं। मेरे तमाम ये टीचर्स हैं जिन्होंने बात की, आसिम साहब ने बड़ी अच्छी टर्म यूज की कि ये कॉस्मेटिक चेंजेस हैं। मैं थोड़ी देसी टर्म में कहता हूँ कि बस नए कपड़े पहना दिए गए हैं हर सब्जेक्ट को, उन्होंने कुछ चेंज नहीं किया। एक नई तैयारी के साथ उन्होंने भेज दिया और नई स्कीम ने बच्चों को कंफ्यूज कर दिया, जिसके लिए आज हम सब इकट्ठे होकर बैठे हैं। सबसे ज्यादा चेंज जो आया है वो है जनाब नाम चेंज कर दिया। एडवांस कॉर्पोरेट लॉज एंड प्रैक्टिसेस था, उन्होंने इसको कॉर्पोरेट लॉज एंड गवर्नेंस कर दिया। अब जब गवर्नेंस का वर्ड उन्होंने ऐड किया हमारे टाइटल में, तो उसी से रेलिवेंट एक चेंज आया है। दो नए टॉपिक उन्होंने हमारे सिलेबस में शामिल किए हैं।
एक नया लॉ आया था 2020 में, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की गवर्नेंस की एक एक्ट आया था। उसका बड़ा एक स्पेसिफिक पोर्शन, छोटा सा पोर्शन उसने हमारे सिलेबस में शामिल किया है। और फेडरल ट्रस्ट एक्ट है एक, वो एक नया लॉ उसने हमारे सिलेबस में शामिल किया है जी। ये 2 लॉ नए ऐड किए हैं उन्होंने। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब ये 2 ऐड किए हैं उसने, तो इससे पहले हमारे सिलेबस में एक टॉपिक था रिहेबिलिटेशन के बारे में। कॉर्पोरेट रिहेबिलिटेशन का एक्ट था और उसकी रेगुलेशन थी जो बहुत ज्यादा परेशान करती थी स्टूडेंट्स को। वो इसको रिस्ट्रक्चरिंग के साथ मिक्स करके एंड तक कंफ्यूज रहते थे कि हमें बड़ा मसला आ रहा है, इनका फर्क नहीं पता चल रहा। वो रिहेबिलिटेशन का एक्ट हमारे सिलेबस से निकल गया। तो इफेक्टिवली अगर मैं टोटल ओवरऑल वेटेज की बात करूं तो ओवरऑल कोई चेंज नहीं आया। 2 टॉपिक उसने ऐड किए हैं, तो 2 रिहेबिलिटेशन के बारे में थे, वो उसने एक्सक्लूड कर दिए। और एक ग्रिड में चेंज आया है, उसने जो सीसीजी था, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, उसको लास्ट ग्रिड से उठा के रिहेबिलिटेशन की जगह पे ग्रिड बी के अंदर वो ले गया है। इसके अलावा कोई और चेंज नहीं है। तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो इस बात पे परेशान हैं कि पता नहीं क्या चेंज आ गया, हमें अभी पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, अगर आप विंटर सॉरी समर 26 में अपीयर होने जा रहे हैं, आप अभी लेक्चर्स ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। जो 2 नए टॉपिक ऐड हुए हैं, इनके नए लेक्चर्स आपके एलएमएस पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। जैसे ही नई स्कीम आती है उसके बारे में हम प्लान कर लेते हैं कि आपको जून 26 के टाइम में दें या उससे पहले ये लेक्चर प्रोवाइड कर दें। उसके लिए जो स्टडी मटेरियल होगा या लेक्चर्स होंगे वो आपको दे दिए जाएंगे। आप अगर अभी लेक्चर्स ले रहे हैं, आप प्रीवियस सेशन के ले रहे हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं है। आप लाइव सेशन पढ़ रहे हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं है। तो कोई ऐसा मेजर चेंज नहीं है जिसकी वजह से आपका कोई डिसीजन चेंज हो या आप इसको पोस्टपोन करना चाहें, ऐसा कोई चेंज इस सब्जेक्ट के अंदर नहीं आया। अब जो एक और सवाल आपने पूछा था कि कॉर्पोरेट लॉज का जो नॉलेज है वो हमारा कितना जरूरी है एक अच्छा ऑडिटर, अच्छा अकाउंटेंट बनने के लिए, मेरे ख्याल में, मैं चूंकि प्रैक्टिस में नहीं हूँ, मैं इंडस्ट्री में हूँ, तो इंडस्ट्री में बैठ के तो ऑब्वियसली कॉर्पोरेट लॉ का नॉलेज चाहिए होता है। डेली बेसिस पे ऐसे केसेस आपके सामने आ रहे होते हैं जिसमें चीजें आपको पता होनी चाहिए। फर्म में रहते हुए मेरा ख्याल है हमारे इस पैनल में सबसे अच्छा इसका जवाब आसिम साहब दे सकते हैं कि कॉर्पोरेट लॉ कितना जरूरी है उनकी प्रैक्टिस के लिए और अच्छा अकाउंटेंट और अच्छा ऑडिटर बनने के लिए। थैंक यू मोहिब, ओवर टू आसिम साहब, अगर वो इसका जवाब देना चाहें। Sir, please, by all means. नहीं, डेफिनेटली आई वुड लव टू, बट होस्ट की इजाज़त, परमिशन लेनी चाहिए पहले, टाइम कंस्ट्रेंट भी और दूसरी चीज़ें भी। सर बस एक मुख्तसर सा जवाब देते हैं सर, ओके, दैट्स श्योर। ऑल आई रिक्वेस्ट सर, थैंक यू। एक्चुअली फाज साहब ने बिल्कुल सही सीन और स्टेज सेट किया कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि इंडस्ट्री में इसकी इम्पोर्टेंस है, फर्म में अगर उससे ज़्यादा नहीं तो उससे कम तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि देखें, बड़ी सिंपल सी बात है कि क्लाइंट को जब भी कोई एडवाइस देनी है तो किसी भी ट्रांजैक्शन के, हम तो हमेशा बात करते हैं कि 2 एस्पेक्ट होते हैं एडवाइस के, क्लाइंट को चाहिए। एक उसको अकाउंटिंग की एडवाइस चाहिए, ऑफ कोर्स, वो जो भी हमारी, दूसरा हर ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग एक लीगल एस्पेक्ट भी ज़रूर होता है। तो आपको मज़े की बात बताता हूँ कि जब क्लाइंट्स के साथ बहुत मीटिंग्स होती हैं बड़ी, या हम डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो हमारे साथ अक्सर एक लीगल एडवाइज़र भी होता है। या हम तो अकाउंटिंग साइड क्लाइंट के साथ डिस्कस कर रहे हैं, कोई मर्जर एक्विजिशन, कोई भी बड़ी कोई इन्वेस्टमेंट, कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट, कोई इस किस्म की ट्रांजैक्शन की बात हो रही है, तो उसमें एक लीगल एक्सपर्ट भी साथ होता है जो इन सारी चीज़ों को लीगल एस्पेक्ट से देख रहा होता है। तो किसी भी ट्रांजैक्शन के हमेशा 2 एस्पेक्ट्स हैं, एक तो हमारी एक्सपर्टीज़ है अकाउंटिंग की और सारी चीज़ों की होगी, पर दूसरा एक लीगल एक्सपर्ट, तो उसको बिल्कुल भी डिनाई नहीं किया जा सकता। और अगर ये एक्सपर्टीज़ इन हाउस हो, इसमें बहुत बेसिक चीज़ें अगर हमें खुद से आती हों, तो हम क्लाइंट की छोटी मोटी जो ये लीगल एस्पेक्ट वाली ट्रांजैक्शन की साइड होती है लीगल, वो हम भी एड्रेस कर सकते हैं। तो ये इंतहाई एसेंशियल है। और एक अच्छा वेल राउंडेड प्रोफेशनल बनने के लिए ये लॉ, उसको समझना, उसका एक्यूमेन, क्योंकि अभी शुरू में जब मोहिब ने भी बात की थी कि अगर आपने टैक्स की एडवाइस देनी है, ज़ाहिर है आपको लॉ पढ़ना है। इवन अगर ऑडिटिंग और अकाउंटिंग भी है तो स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं, तो उसमें वो बेसिक नॉलेज, हाउ ओवर मोर ओवर प्रोवाइजोज और एक्सेप्शंस और दूसरी चीज़ें। सो लॉ के बगैर तो मेरा ख्याल है कि सोसाइटी नहीं प्रिवेल कर सकती, व्हाट टू टॉक अबाउट प्रोफेशन, चाहे वो इंडस्ट्री है या फर्म है। So thank you, Fahad, for bringing this up. You're absolutely right. This is totally indispensable. Law ka knowledge is prime, supreme. Thank you very much. थैंक यू सर, थैंक यू जी मोहिब। थैंक यू सो मच पैनलिस्ट। मेन एजेंडा जो आज के इस सेशन का था वो तो आई बिलीव सो हैज़ बीन एड्रेस्ड एडिक्वेटली। और इंडिविजुअली थैंक यू सो मच, आप सबने अपना वक्त दिया
और ऑब्वियसली सर, जो वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड सिंस आई रिसेंटली केम आउट ऑफ द स्टूडेंट फेज ऑफ माय लाइफ, सर इस तरह की चीज़ें बंदा ऑल दो रिसर्च की बेसिस पे दे कैन रीजनेबली बी इन्फॉर्म्ड, लेकिन सिंस सीए का कॉन्सेप्ट सारा ऐसा है कि हम टीचर स्टूडेंट से ज़्यादा मेंटर मेंटी, और मतलब एक ज़्यादा ना एक फॉस्टरिंग किरदार होता है टीचर्स का, तो उनके मुंह से ये बातें सुनना और उनकी प्रेजेंस में इन चीज़ों का डिस्कस करना नेचुरली ही एक एलिमेंट ऑफ कंफर्ट को बहुत एम्पलीफाई कर देता है। तो आप सब ने आज उसमें वंस अगेन एक बहुत बहुत अहम और बड़ा एक अच्छा किरदार अदा किया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और विद दैट बीइंग सेड, अगर किसी और का इन सब्जेक्ट्स के चेंजेस के हवाले से किसी चीज़ पर कोई सवाल है तो नाउ इज द राइट टाइम टू आस्क इट। सब्जेक्ट्स के हवाले से, स्कीम के ओवरऑल कॉन्स्ट्रक्ट के हवाले से मैं भी नहीं कुछ क्वेश्चंस ले रहा। थैंक यू। Essentially, BFD and SPM are not merging. SPM की जगह there is a separate discussion altogether. BFD वही रह रहा है। चलें, I think that's about it. Thank you so much everyone. आप लोग आए, आपने अपना वक्त दिया out of your busy professional lives. और once again, it was a privilege to be your host. Thank you so much for your time. अपना भरपूर ख्याल रखें। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। Thank you. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू Thank मोहित, you, एंड Allah थैंक यू Hafiz. पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू जी, थैंक यू। एलटी जी, अल्लाह हाफ़िज़।